Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about mutual induction. Mutual induction is the basic principle of transformer. हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर हम इसके सिर्फ नाम पे ही गौर करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है म्यूचुअल और एक है इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, मतलब हम इसमें एक से ज़्यादा चीज़ की बात करेंगे, और इंडक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ पैदा होगी। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करें कि म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा कोई कॉइल होगी और एक कॉइल की वजह से दूसरी में इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट हो रहा होगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बाय द चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल। अगर हम इसके कंपोनेंट्स पे गौर करें तो हमारे पास इस प्रोसेस में दो कॉइल्स होंगी। अगर आप देखें इस फिगर में तो हमारे पास बेसिकली दो कंडक्टिंग कॉइल्स हैं। एक जो कॉइल है उसको हमने पावर सप्लाई जो है वो दी हुई है, जिसको हमने पावर सप्लाई दी हुई है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी जो कॉइल है वो अटैच है गलवानोमीटर के साथ, और जो कॉइल गलवानोमीटर के साथ अटैच है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत सादा सारा है कि क्योंकि हमारी जो प्राइमरी कॉइल है वो एक पावर सप्लाई के साथ अटैच है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगी। और आपने अभी तक पढ़ा है कि वेन एवर देर इज अ करंट देर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट। सो जब इस कॉइल में से करंट पास करेगी तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अगर आप ये रेड कलर की लाइन देखें तो मैंने ये शो किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेड कलर से। सो जब इस कॉइल में करंट पास करेगी तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेंगी। सो व्हेन करंट पासिस थ्रू प्राइमरी कॉइल it generate its magnetic field around its surrounding. These magnetic field lines also passes through secondary coil which is placed in the field of primary coil. यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैंने शुरू में मेंशन किया है कि both coils should be placed in the field of each other. दोनों coils का एक दूसरे की फील्ड में रहना ज़रूरी है। अगर उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा जहाँ पे इसकी फील्ड लाइन पहुँच ही नहीं पाएंगी तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। सो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही हैं, तो अगर अब इस प्राइमरी कॉइल में से पास करने वाली करंट की वैल्यू अगर चेंज हो तो ऑटोमेटिकली इससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होंगी। अब जब इससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो इसमें से सेकेंडरी कॉइल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगी, और जब वो चेंज होंगी तो फैराडे के लॉ से हमें पता है कि जब कहीं पे भी किसी भी कॉइल में किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो वहाँ पे जनरेट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब कि प्राइमरी कॉइल में जितनी ज़्यादा स्पीड से करंट चेंज होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होंगी, तो उतनी ही ज़्यादा सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट होगी। सो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि प्राइमरी कॉइल में से करंट पास कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। अब अगर इसकी करंट की वैल्यू चेंज हो तो उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज हो रही हैं तो सेकेंडरी कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी जो कि उसकी फील्ड में पड़ी हुई है, उसके पास पड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर हम किसी आग के पास कोई बर्तन रख दें तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद हीट अप हो जाता है। उसकी हीट से वो आग के पास पड़ा हुआ, आग के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी उसकी हीट की जो फील्ड है उस तक पहुंच रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो भी हीट अप हो जाती है। सेम इसी तरह ये वाली जो कॉइल है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है इस कॉइल से, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, मतलब उसकी फील्ड में पड़ी हुई है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसमें से पास कर रही है। तो जब इसमें से पास होने वाली करंट चेंज होगी तो इसकी फील्ड लाइन चेंज होगी, जब इसकी फील्ड लाइन चेंज होगी तो इस कॉइल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होगी, और जब इसमें पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और जितनी रैपिडली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें से पास कर रही है वो चेंज होगी, उतनी ज़्यादा इंड्यूस करंट इसमें जनरेट होगी, और वो गलवानोमीटर से हमारे पास डिटेक्ट होगी। सो हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक को हमने बोल दिया प्राइमरी और एक को बोल दिया सेकेंडरी। एक के साथ हमने पावर सप्लाई लगाई हुई है जबकि दूसरे के साथ गलवानोमीटर लगाया हुआ है, ये चेक करने के लिए कि कब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ रही है। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है कि इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कितनी हो रही है। ये माइकल फैराडे के लॉ से हमें पता चली थी। सो वी कैन राइट इट एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। लेकिन इस चीज को आप गौर करें कि ईएमएफ जनरेट किधर हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, तो ई के साथ क्या आ जाएगा, एस। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। जब करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रही है, जिस हिसाब से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगी, उस हिसाब से इंड्यूस करंट जनरेट होगी सेकेंडरी कॉइल में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट जो कि कैपिटल एम है। अब यहाँ पे ES है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, IP क्या है करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, और M क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। सो जो हमारे पास M है कैपिटल M, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंट कांस्टेंट्स। ये बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर चेंज ऑफ करंट की वैल्यू के लिए कोई मटेरियल कितनी इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करेगा। ठीक है, इसलिए ये मटेरियल डिपेंडेंट है। कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं जो कि बहुत स्मॉल चेंज ऑफ करंट की वजह से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें चाहिए होता है। तो मटेरियल डिपेंडेंट जो है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। सो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है, सो इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच अ पर्टिकुलर मटेरियल कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर अ पर्टिकुलर चेंज ऑफ करंट, कि कोई भी मटेरियल एक खास करंट के चेंज की वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है। कैपिटल M हमें उसकी वैल्यू बताता है कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि अगर इतना हम करंट में चेंज जनरेट करें तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी जनरेट होगी। सो इट इज़ अ मटेरियल डिपेंडेंट थिंग। ओके, सो अगर हमने इसके यूनिट्स निकालने हो तो हमारे पास क्योंकि फार्मूला ये है, जब भी किसी के भी यूनिट निकालने हो मेन फार्मूला उसका लिखें। अब इसमें हमें यूनिट किसके चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट के चाहिए, तो हम इसको इधर रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये वाला फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हमें कैपिटल M के यूनिट्स चाहिए तो इन सब के यूनिट्स पुट कर दें। ये बेसिकली EMF है, EMF का यूनिट ऐसे ही क्या होता है, वोल्ट। नीचे ये करंट है, करंट का ऐसे यूनिट होता है एम्पेयर, और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इसका मतलब है अगर हम इनके सिंबल यूज़ करें, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड, ये डिवाइड का डिवाइड है तो सेकंड ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ M क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, या ये किसके इक्वल होता है, हेनरी। हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका SI यूनिट है हेनरी। हेनरी जोसेफ बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ बेसिकली दोनों ने सेम चीज़ पे काम किया था, तो ये उसको डेडिकेट किया गया है। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या है, तो वो है हेनरी। अब अगर आपको पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ हेनरी, या हेनरी को डिफाइन करें, सो हम उसे कैसे करेंगे। अगेन हम जब भी किसी SI यूनिट को डिफाइन करना हो उसकी मेन इक्वेशन लिखें। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी मेन इक्वेशन ये थी। अब ये लिख दी, हमने यूनिट को डिफाइन करना है तो इन सब के यूनिट्स पुट कर दें। कैपिटल M का हमने देखा कि हेनरी होता है तो ये हेनरी लिख दिया। इंड्यूस्ड EMF का वोल्ट होता है, करंट का एम्पेयर होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। अब अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो एक चीज़ करें, ये वाला मेथड आप जिस भी ऐसे यूनिट को डिफाइन करना हो उसके साथ आप कर सकते हैं कि सबके साथ 1 1 1 1 लगा दें। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, इफ बाय चेंज ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड जनरेट्स इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट इन अ कॉइल, देन इट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट विल बी 1 हेनरी। कि अगर किसी कॉइल में से 1 एम्पेयर करंट चेंज हो रही है 1 सेकेंड के लिए, और इस चेंज ऑफ करंट की वजह से जो उसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो रही है वो है 1 वोल्ट की, तो दैट्स मीन इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट कितना होगा, 1 हेनरी। सो इफ बाय द चेंज ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड EMF ऑफ 1 वोल्ट, then the mutual inductance constant for that particular coil will be 1 हेनरी। लेकिन अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर का चेंज करंट का जो हो रहा है 1 सेकंड के लिए हो, लेकिन वो उसमें इंड्यूस्ड EMF 2 वोल्ट का जनरेट करते, तो दैट्स मीन उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट क्या होगा, 2 हेनरी।
इसी तरह अगर किसी कॉयल में सिर्फ 1 एम्पेयर का करंट का चेंज आ रहा है 1 सेकंड के लिए, लेकिन जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है वो 3 वोल्ट की हो, तो उसका जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा वो 3 हेनरी होगा। तो इस तरह से हम हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पे अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करें कि हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो जब भी आपने किसी भी प्रोसेस की, किसी भी हमारे पास फिनोमिना की डिपेंडेंस को देखना हो किसी भी साइंस की फील्ड में, तो उसकी मेन इक्वेशन देखें। उस इक्वेशन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसके जो वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो आपको बताएंगे कि कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जो वेरिएबल जो कांस्टेंट उस इक्वेशन में मौजूद ही नहीं है, दैट्स मीन उस पर वो डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास कैपिटल M है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली मटीरियल डिपेंडेंट है। जिस हिसाब का मटीरियल होगा उसी हिसाब की उसमें म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो आप देख सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल। प्राइमरी कॉयल में वक्त के लिहाज से, रेट का मतलब होता है टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से जितना रैपिड चेंज आ रहा होगा प्राइमरी कॉयल में करंट में, उसी हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेगा सेकेंडरी कॉयल में, और उसी हिसाब से उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। सो सेकंड फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल। और लास्ट में एक हमारे पास फैक्टर होता है एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉयल। जितना ज़्यादा सेकेंडरी कॉयल का एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी और उतनी ज़्यादा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इस टाइम हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल यूज़ का बेसिक पार्ट है, और वो जो पूरी की पूरी डिवाइस है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे काम कर रही है। सो दिस फिनोमिनन इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे वर्क करता है। थैंक यू।